वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। सीडीपी की हम एक सीरीज लगातार देख रहे हैं, तो आज यह हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का विकास कहाँ से शुरू हो जाता है? तो बच्चे का विकास माँ के पेट से यानी कि गर्भ से शुरू हो जाता है और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस गर्भ से कब्र तक चलता है, यानी वोम टू टॉम्ब यह प्रक्रिया चलती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा का विकास सबसे जल्दी किस अवस्था में होता है? यानी कि जो भाषा एक बच्चा सीखता है फास्टेस्ट किस तरीके से, किस एज में, किस स्टेज पे वह सीखता है? तो पूर्व बाल्यावस्था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड, और इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष। तो इस एज में बच्चा सबसे ज़्यादा फास्ट तरीके से भाषा को सीखता है। और इसी एज में यानी कि अर्ली चाइल्डहुड जब आपका होता है एक बच्चे का, तब वो क्या क्या चीज़ें सीखता है, इस एज को टॉय एज भी कहते हैं, यानी कि खिलौने, इसी एज में वह खेलना शुरू करता है खिलौनों के साथ। भाषा सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है, नकल करके सीखता है, क्योंकि अपनी फैमिली के आपने देखा भी होगा, नोट भी कीजिएगा आप, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 से 6 साल के बच्चे, मम्मी पापा दादा दादी इन सब की नकल करते हैं, कई काफ़ी बार टीचर्स की भी नकल कर लेते हैं। जो उनका शारीरिक विकास है वह अब तक की जो, क्योंकि अब तक की उनकी दूसरी स्टेज है, पहली स्टेज 0 से 2 साल से ऐसे अवस्था इन्फेंसी, और फिर 2 से आपके 6 साल, तो अब तक की जितने भी स्टेज हैं तो उनमें सबसे जल्दी क्या होता है, उनका शारीरिक विकास होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जब आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज होती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है आपकी लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और यह उम्र रहेगी आपकी 6 से 12 साल। इसी एज में, इसी उम्र में, इसी स्टेज पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स, या फिर अगर गेम एज की बात करें, जब बच्चा खेलना शुरू करता है, एक होता है आपका खिलौनों के साथ खेलना, खिलौनों के साथ अगर खिलौनों की बात करें तो आपका रहेगा 2 से 6 साल। अगर आपका स्पोर्ट्स की बात करें तब आपका रहेगा आपका 6 से 12 साल। और इसमें लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा दोस्ती भी करना शुरू कर देता है। शारीरिक विकास उसका थोड़ा सा धीमा हो जाता है, बिल्कुल रुकता नहीं है लेकिन थोड़ा सा धीमा हो जाता है इससे पहली स्टेज के कंपैरिजन में। टोली अवस्था है, फिर गैंग एज भी इसी को हम बोलते हैं, और एलिमेंट्री स्कूल एज जो कि हमारा क्वेश्चन था वह भी इसी एज को हम बोलते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप एक दूसरे से इनको रिलेट कर कर पढ़ोगे तो आप काफ़ी जल्दी से ग्रो कर सकते हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विकास कैसी प्रक्रिया है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वह कैसा प्रोसेस है? तो लगातार चलने वाला, यानी कि कॉन्टिन्यूसली यह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लेकिन डिसकॉन्टिन्यू यह प्रक्रिया है, एक डिसकॉन्टिन्यूटली प्रक्रिया है ये। तो किसने बोला था, यानी कि विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो जीन पियाजे ने इसको बोला था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जन्म के समय एक बच्चे का सिर उसके कितने प्रतिशत होता है? तो 25%, यानी कि 1/4 हम बोल सकते हैं जब बच्चे का जन्म होता है उस समय पर उसके सिर की बात हो रही है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना ही अच्छा सक्सेस रेट होगा? तो BF स्किनर ने कहा था, और अमेरिकी यह एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो BF स्किनर की यह जो लाइंस हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन, इंटेलिजेंस अधिक प्रभावित होती है, जो आपकी इंटेलिजेंस है वह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस चीज़ से है? तो आपकी अनुवांशिकता से सबसे ज़्यादा क्या है, ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मोस्टली यह देखा जाता है कि जो मान के चलिए जो पापा है तो उसके बेटे में भी उसका ऑलमोस्ट IQ उसके बराबर ही रहेगा, ऐसा काफ़ी बार देखा गया है। एट्थ क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ कितना था? देखिए यह एक गिफ्टेड बच्चे माने जाते हैं और लगभग 160 प्लस इनका IQ देखा गया है। तो आपको पता है 140 प्लस वाले बच्चे क्या होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं। और डल बच्चे कौन से होते हैं? एक होता है आपका एवरेज बच्चे, जो कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है। एवरेज लोगों का कितना होता है आपका 90 से 109। और जो डल बच्चे होते हैं जो एवरेज से नीचे आते हैं उनका कितना होता है आपका IQ 80 टू 89, 80 से 89, और इसका 90 टू 109, यानी कि 90 से 109 किसका, एवरेज का। और अगर बात करें गिफ्टेड की तो 140 प्लस, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहला बुद्धि परीक्षण यानी कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था? 1905 के अंदर हुआ था। यह 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या हाई IQ वाला बच्चा क्रिएटिव होता है?
यहाँ पूछा गया है क्या अगर किसी की हाई आईक्यू है तो वह क्या क्रिएटिव होगा, तो आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा क्रिएटिव हो। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी कितनी है, यहाँ पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती है। ओके, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है उसकी 4 अवस्थाएं होती है, और यह किसने दिया था, जीन पियाजे साहब ने दिया था। किस अवस्था में बच्चे की इंद्रियां ही उसकी शिक्षक होती है, तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है 0 से 2 साल वाली, सेंसरी मोटर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, तो वही होती है आपकी इंद्रियों, जब एक इंद्रियां ही उसकी बच्चे की शिक्षक होती है, क्योंकि वह अपनी आंखों से अपने हाथों से ही सीख रहा होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। भाषा सबसे बड़ा यंत्र है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। और मैंने आपको काफ़ी बार रिलेट भी करवाया है, अगर समाज की बात हो या फिर भाषा की बात हो तब आपका वाइगोत्स्की साहब आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए, समाज में क्या होता है, वाइगोत्स्की में आप गोत देख रहे हैं, गोत, और गोत से बना गोत्र, और समाज में ही गोत्र ज़्यादातर देखे जाते हैं। और भाषा भी क्या है, समाज में ही इसका यूज है ज़्यादातर, तो भाषा और गोत्र और गोत्स्की, तो इन 3-4 चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं थी। 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। फर्स्ट कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया नैतिकता का। सेकंड कि उसकी अवस्थाएं कितनी हैं, 3 अवस्थाएं हैं, और इन 3 के भी आगे 2-2 अवस्थाएं हैं। कौन सी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इसके अंतर्गत बच्चों की ज़रूरत के आधार पर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। RPWD कब लागू हुआ, तो 15 जून 2017 को लागू हुआ था RPWD। तो RPWD 15 जून 2017 को लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम में यानी कि लर्निंग में बच्चों का फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीखने पर होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटीज़ जिसका टारगेट ही यह होता है कि मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कि हमें 90 मार्क्स चाहिए, कैसे भी करके आ जाए वो, ठीक है। तो सेकंड होते हैं, दूसरी टाइप के बच्चे क्या होते हैं, जो बाहरी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि सो कॉल्ड, जैसे अवार्ड लेने के लिए कि मुझे पुरस्कार जीतना है, तो उन जो वह टाइप हो गया, वह हो गया आपका सेकंड टाइप। और जो थर्ड टाइप होता है वह इन दोनों से ऊपर होता है। उसका सीधा लर्निंग का, अधिगम का उसका मतलब ही यही होता है कि मुझे मास्टरी हासिल करनी है। कि हो सकता है कि अब जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों का यह हो कि हाँ यार, पहले मैंने टेट क्लियर करना है, निकालना है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम निकालना, और उसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं या रुकूंगी नहीं, मैं बच्चों को एक अच्छे तरीके से मोटिवेट भी करूँगा या मोटिवेट करूँगी, और उनको लाइफ में जहाँ पहुँचना होगा उनकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो वह होता है मास्टरी ओरिएंटेड, कि आप आपके सब्जेक्ट पर, आपकी थिंग्स पर आप मास्टरी अचीव कर रहे हो। तो अब देख लीजिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो क्वेश्चन नंबर 18, सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे को सीखना चाहिए, मतलब कि क्या, क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे को सीखना चाहिए, तो आंसर रहेगा नहीं। क्यों, बच्चे को आंतरिक ज्ञान बढ़ाने के लिए सीखना चाहिए। मुख्य फोकस सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। वही सेम जो कि हमने अभी 3 पर्सनैलिटीज़ की बात की थी, हमने फर्स्ट पर्सनैलिटी को देखा था कि कैसे भी करके मैं पास हो जाऊं। सेकंड हमने देखा था कि उसका बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट है वो, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस सर ने या फिर उस इंसान ने कोई टारगेट रखा है कि अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा, सो कॉल्ड एक गाड़ी दे दूंगा, तो वह सिर्फ उसी वजह से करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। और तीसरा मास्टरी ओरिएंटेड, तो इसमें वही बोला गया है कि सिर्फ पुरस्कार, यानी सेकंड पर्सनैलिटी की बात की गई कि सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करना क्या एक बच्चों को इसी वजह से सीखना चाहिए, तो नहीं, इसी वजह से नहीं सीखना चाहिए। हमें अपने आंतरिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए सीखना चाहिए, बच्चों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, परीक्षा के लिए पढ़ना और किताबों को रटना, यह क्या है।
तो यह एक जो विधि है यह अनुचित विधि है। क्यों? क्योंकि बच्चों को आंतरिक ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ना। जब मोस्टली ऐसा होता है कि जब परीक्षा आ जाती है तभी बच्चे किताब उठाते हैं, तो एक्चुअल में कैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ किताबों को रटना नहीं चाहिए। 20th क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ने में समस्या और अक्षरों में, ठीक है थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, और अक्षरों में भेद ना कर पाना, तो यह किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है? तो यह एक अगर आपने एक मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, तो तारे ज़मीन पर क्या था, एक ईशान अवस्थी था जो उसको एक डिसेबिलिटीज़ होती है, जिसमें आमिर खान साहब होते हैं एक टीचर के रूप में। तो उसको क्या होता है, उसको कुछ अक्षर जैसे कि डी उसको बी दिखाई देता है ना, उसको 6 9 दिखाई देता है। डायलैक्सिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको डिसलेक्सिया आप बोल सकते हैं। और अगर आपने उस मूवी में देखा होगा तो उस छोटे से बच्चे को यह क्या थी, एक डिसेबिलिटीज़ थी। तो चलिए हमारा 21वां प्रश्न, बच्चे के स्वयं काम करने तक जो एक सहायता दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। ओके, क्योंकि बीच में थोड़ी वीडियो रुक गई थी तो मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग इसको बोलते हैं कि बच्चा जब तक स्वयं से खुद से कोई भी काम ना करने लग जाए तब तक जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो बच्चे को हेल्प दी गई है उसका दायरा क्या होता है, किस दायरे के अंदर वो आती है, तो ZPD एक टर्म है, इसको याद रख लीजिएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का दायरा। यह है बच्चा तब तक जब तक वह स्वयं से वो चीज़ें ना करने लग जाए तब तक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है। 23वां प्रश्न, स्वयं की भावना, उद्देश्य और स्वयं को जानना किसके अंतर्गत आता है? तो इंट्रापर्सनल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरपर्सनल है और एक इंट्रापर्सनल, दोनों को एक साथ करवा देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत बार यूनिवर्सिटी स्कूल में कि इंटर जोनल इंटर प्रोग्राम, तो क्या होता है उनमें बहुत सारे स्कूल या यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो यानी बहुत सारे लोग इंटर, तो अगर इंटर आए तो दूसरों के बारे में, दूसरों के व्यवहार, भावना समझना कि उनकी बुद्धि इस टाइप की है, तो अगर यह पूछ जाए तो दूसरों के बारे में आएगा इंटरपर्सनल। अगर खुद के बारे में कि खुद की भावनाएं, उद्देश्य और स्वयं को जानना, जैसे कि महात्मा बुद्ध, तो उन तब क्या आएगा आपका इंट्रा पर्सनल। इंट्रा इंट्रा खुद और इंटर दूसरों के भावनाओं को समझना। तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रकार याद रख सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन। मिड डे मील की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। NEP नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020 में। NEP मतलब कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना होकर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो बहुत सारे लोग इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोल देते हैं। चलिए, संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 साल तक के जितने बच्चे हैं उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन डिसेबल जितने बच्चे हैं उनको 6 से 18 साल तक की एज के बच्चों को क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का प्रावधान है। बच्चा समाज से सीखता है, किसने कहा था? वाइगोत्स्की साहब ने कहा था। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, नहीं है। यह किसने कहा? जीन पियाजे साहब ने कहा। और नैतिकता का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? नैतिकता तो कोहलबर्ग ने दिया था। तो वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग को भी आप साथ साथ में देखते चलेगा, क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्टली 5 या 7 नंबर तो डायरेक्टली आ ही जाता है, तो इनको भी आप थोड़ा सा देख कर चलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यह था हमारा 5th पार्ट। अगर अभी तक आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले आप उन 4 पार्ट्स को देख लीजिएगा, क्योंकि वह भी काफ़ी आप लोग उन वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, और इनको आप लगातार देखते चलिए क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो सबसे पहले लाइक कर दो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको टीचिंग मेथड और कंटेंट ये सब चीज़ें पसंद आई हैं तो उम्मीद भी करता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत बार लाइफ में ऐसा समय आता है कि लगता है कि नहीं हो पाएगा या फिर स्टडी अच्छे से नहीं चल रही। एक ही बात कहूँगा, जहाँ से आप हो, जिस कंडीशन में हो, जिस परिस्थिति में हो, खुद पर यकीन रखिए और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी, बस आपको चलना पड़ेगा। आराम आराम से चलिए। जिस टीचर से, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बुक्स से, यूट्यूब से, जहाँ से कंटेंट आपको जो भी टीचर अच्छे लगते हैं वहीं से आप पढ़ सकते हैं।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर दिन वहाँ पर क्विज होते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट उसको अटेंड करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। खुद की तैयारी का एक आंकलन हो जाएगा। लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, प्रीवियस वीडियो सब नीचे मिलेंगे आपको। ओके, थैंक यू गाइज।